ओके, सो नाउ स्टार्टिंग आर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज पोल्यूशन वाला पार्ट. ठीक है, पोल्यूशन में सबसे पहला है नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन बेटा जो भी ऐसी साउंड जो अनवांटेड हैं, अननेसेसरी हैं, मतलब अनवांटेड यानी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस वो मतलब वो इतनी डिसरप्टिंग है, एक तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पर है, जो बहुत हाई वॉल्यूम पर है और उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो ऐसी वॉइसेस को हम कहते हैं नॉइज़. ठीक है, नॉइस वाला नॉइज नहीं, नॉइज. ओके, द इफेक्ट ऑफ नॉइज इज ऑफ कोर्स नॉट प्लीजेंट. प्लीजेंट मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, ये हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है कुछ कंडीशन में. अगर आप रेगुलरली बहुत हाई नॉइज में रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी हार्ट रेट पे इफेक्ट आ सकता है, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग पे इफेक्ट आ सकता है, आपके एंजाइटी लेवल्स ट्रिगर हो सकते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप हमेशा बहुत इरिटेटेड रहेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और आपके कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हम डीप वर्क नहीं कर पाएंगे. तो ये नॉइस के कुछ नुकसान होते हैं. नॉइस इज द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट क्रिएट डिसरप्शन. डिसरप्शन का मतलब होता है बहुत प्रॉब्लम. ठीक है, तो नॉइस की वजह से हमें अक्सर बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है. साइकोलॉजिकल मतलब आपके मेंटल पीस पे भी इफेक्ट कर सकती है. ऑफकोर्स अगर बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट है, हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़ है, तो आप पीसफुल नहीं रह पाएंगे. ठीक है, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं. वाइल एज वो आपकी साइकोलॉजी पे कि आपका हार्ट रेट हो गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा वो इफेक्ट डालता है. द डिसरप्शन क्रिएटेड बाय द नॉइज हैज़ इमोशनल आस्पेक्ट टू. मतलब आप कई बार क्या होता है, आप बहुत अगर रेगुलरली आप हैवी नॉइस वाली जगह पे रह रहे हैं, बहुत हैवी वॉइसेस वाली जगह पे रह रहे हैं, तो आप में इमोशनल टर्बुलेंसेज आ सकते हैं. आप इमोशन में ज़्यादा हैप्पी फील नहीं करेंगे, आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेंगे, आप कंटिन्यूसली आपके इमोशंस सैड नेगेटिव इमोशंस आपको ज़्यादा फील होंगे. इफ़ द नॉइस इज़ वेरी डिसरप्टिव यू मे गेट एक्साइटेड टू मतलब आप बार बार है ना शांत नहीं रह पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे. आपने सुना है कभी, आपने अगर नोटिस किया हो, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वॉइस होती है ना, वहाँ पे हमारा जो मूड है वो बहुत हाई हो जाता है, हम एकदम पीस एंड काम फील नहीं करते हैं वहाँ पे. So the problem of noise can be considered psychological in nature. In this way, the sound which is unpleasant to the person is considered as a noise. जब आप noise पोल्यूशन की शुरुआत करें इस आंसर को लिखने की, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं दैट एनी साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू द अनप्लीजेंट यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है. प्लीजेंट मतलब अच्छा लगना, अनप्लीजेंट यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो अनप्लीजेंट हो सकती है और आप उसे एज एन नॉइस कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, साउंड पोल्यूशन या तो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट एडवर्स फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी पर एंड आपके माइंड पर उसका बहुत इफेक्ट होता है. इट में क्रिएट सिचुएशन लाइक हाई लेवल ऑफ अराउजल. अराउजल का मतलब होता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे, आप इरिटेटेड हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, जो मैंने अभी आपको आगे बातें बताई थी. ठीक है ना, नॉइस लार्जली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस. मतलब नॉइस कितनी हाई है कितनी लो है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस. प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस नॉइस को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप उसे किस तरह से समझ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अगर पॉप म्यूजिक बज रहा है या रॉक म्यूजिक बज रहा है, अब कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा है, कुछ लोग उसमें काफ़ी इंजॉय करेंगे, लेकिन वहीं जो मेरी तरह काम है उन्हें पॉप म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. मेरे जैसे अगर आप हैं तो आप भी बहुत इरिटेट हो जाएंगे उस साउंड में. ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो नॉइस को कैसे हैंडल करेगा. Those who live in the noisy atmosphere, they have utilized a little excessive physical and psychological energy. Like अगर आप calm environment में रह रहे हैं तो आपको bodily कम energy लगानी पड़ेगी, लेकिन आप noisy environment में रह रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा extra energy आपको put करनी पड़ेगी जो भी काम आप कर रहे हैं. Those person get tired soon. मतलब अगर आप noisy environment में रह रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, आप बहुत थका थका फील करेंगे, आप इतना एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे. साउंड की वजह से आप कंटिन्यूसली, क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड है, ऐसे साउंड में आप रखा गया है आपको जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपके नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे सैडनेस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी. वायलेस, अगर कोई साउंड बहुत माइल्ड है, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, तो वो आपको एक काम, एक हैप्पी मूड देता है. उसके ऑपोजिट में अगर कोई नॉइज़ है तो वो हैप्पी मूड नहीं देता है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है. अब नॉइजी इन्वायरमेंट कहाँ पे हो सकता है, तो एयरपोर्ट पे हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे हो सकता है, अगर आप सब्जी लेने गए हैं तो मार्केट में हो सकता है, कुछ लोगों के घर में ही बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट रहता है. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका मेमोरी लॉस हो सकता है. मेमोरी लॉस ऐसा नहीं है कि एक दो बार आप नॉइजी इन्वायरमेंट में चले गए और आपकी मेमोरी चली गई,
होगी नहीं। अगर आप सालों साल एक ही जैसी अनप्लीजेंट नॉइज़ में रह रहे हैं तो आपका मेमोरी लॉस, आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। पहले बताना है कि नॉइज़ क्या होती है, इसके बाद बताना है उसके बॉडीली इफेक्ट क्या होते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन वो डिफ़र करता है, और फिर अपनी बात कंक्लूड कर देना, ठीक है। अगर आप चाहो कि अगर ये 4 मार्कर में पूछ लिया तो आप नॉइज़ पोल्यूशन का सोल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन ये जनरली 4 मार्कर में पूछते नहीं है, ये 2 to 3 मार्कर में पूछते हैं, तो जितना आपको दिया गया है उतना इनफ होगा। अब है एयर पोल्यूशन, हवा। हवा कैसे गंदी होती है, तो जो भी हम गैसेस निकाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में से जो भी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, राइट, हमारे गाड़ियों में से जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, इसके बाद जो हम रेफ्रिजरेटर, एसीज यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारी एयर काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। तो मोस्टली द एयर पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय मैन मेड प्रोसेसेस। नेचर की वजह से एयर पोल्यूशन काफ़ी कम देखा जाता है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि पूरा का पूरा जंगल जल गया और उसकी वजह से हवा ख़राब हो गई, तो ये बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रेगुलर में होता है वो मैन मेड प्रोसेसेस की वजह से होता है। The smoke coming out of the factories and vehicles of the city, smoke from the burning coal, burning tobaccos यानी कि यहाँ पे कोई भी आप ऐसी नशीली चीज़ या जहरीली चीज़ आप ले सकते हैं जो अगर हम उसे जलाते हैं तो उसकी वजह से हमारी आसपास की हवा गंदी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दोज पॉइजनस गैसेस, अब पॉइजनस गैसेस कौन सी होती हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी में एंटर होती हैं और इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, दैट वी ब्रीद इन एंड देन वी ब्रीद आउट, तो ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे लंग्स ख़राब हो सकते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो सकती है, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। इवन सिर्फ हमें ही नहीं, हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो क्रॉप्स हैं, जो हम फसल लगाते हैं, वो फसल भी ख़राब हो सकती है अगर रेगुलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस का अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया एयर में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सिटी दैट वर फेमस फॉर द क्लीन एयर, मतलब पहले जो सिटीज़ एकदम क्लीन एयर के लिए जानी जाती थी, आज वहाँ पर भी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है। सिटीज़ लाइक ब्यूनोस एराइज एंड द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, डेनवर द कैपिटल ऑफ कोलोराडो, मैड्रिड द कैपिटल ऑफ स्पेन एंड रोम द कैपिटल ऑफ इटली। तो ये सारे सिटीज़ के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हो सके तो एक आधा याद रख लेना, बस इतना भी लिखोगे कि स्पेन और इटली के कंट्रीज़ सिटीज़ जो हैं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सके हैं। इंडिया में जो है वो भोपाल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ये सिटीज़ भी अभी ख़राब हो चुके हैं। तो अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी इनफ है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अपने हिसाब से भी तो लिख सकते हो ना, एयर पोल्यूशन आप बना के भी लिख सकते हो कि कैसे एयर पोल्यूशन होता है, और अगर ज़्यादा मार्क में पूछा है तो उसके सोल्यूशन बता देना, ईजी राइट। नाउ द पोल्यूशन ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी, नाउ दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी पूछ लेते हैं और ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। देखो, क्राउडिंग एंड डेंसिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप कंटिन्यूसली बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में रह रहे हैं तो इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, राइट, तो उस भीड़ में आपको अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो हम कितना इरिटेटेड फील करते हैं, हमें बस ऐसा होता है कि भाई किसी भी तरीके से ये जगह से बाहर निकलना है, राइट। तो अगर आप कंटिन्यूसली क्राउड वाली जगह पे रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, डेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास में बहुत पास में है, बहुत चिपके हुए हैं। जैसे अगर पत्थर है तो पत्थर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास में चिपके हुए हैं, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं डेंस। जैसे अगर पत्थर है तो वो डेंस होगा, वहीं लिक्विड है तो वो कम डेंस होगा। तो यहाँ पे ऐसी जगहें जो काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं, तो जगह कैसे डेंस होती है, जब उसके लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत उनको धक्का मुक्की हो रही है ऐसी जगह पे, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं क्राउडेड प्लेस, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह। तो अगर आप कंटिन्यूसली भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। क्राउडिंग अगर अकर्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ लिमिटेड स्पेस, मतलब जगह छोटी सी है लेकिन लोग इतने सारे भर दिए हैं, तो उसकी वजह से हम काफ़ी इरिटेटेड फील करते हैं।
अब डेंसिटी नॉट ओनली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर बट द क्वालिटी ऑफ सोशल बिहेवियर टू। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि डेंसिटी की वजह से, क्राउडिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से आपका मेंटल हेल्थ यानी आपका बिहेवियर तो इन्फ्लुएंस होगा ही, लेकिन आप किस तरह से लोगों के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, तो हमारा ज़्यादा मन नहीं करता कि हम लोगों से बात करें, लोगों से बात करेंगे तो भी बहुत शॉर्ट बात करेंगे, बड़े ऐसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर वही प्लेस है जो एकदम क्लीन है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, एकदम शांत जगह है, तो वहाँ पे हम लोगों से बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Example, when on 7 or to 8 people live in 10 by 10 room space, it has an adverse effect on their intrapersonal relation। कि अगर छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उनके आपस के रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर बिहेवियर टू। द बिहेवियर बिकम मोर अग्रेसिव, आप ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे। लेस अल्ट्रोस्टिक, अल्ट्रोस्टिक का मतलब है कि आप कितने हेल्पफुल हैं, तो आप ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे लोगों को लेकर। ठीक है, और बहुत रिग्रेसिव होंगे, बहुत चिड़चिड़े से होंगे, किसी ने बोल दिया अगर आपको कुछ तो सीधा झगड़ा करने लग जाओगे उससे। ठीक है, सो बहुत सारी रिसर्चेज ऐसा बताती हैं कि ना सिर्फ ह्यूमन्स में बट एनिमल्स में भी ये बिहेवियर देखा जाता है, और इसकी वजह से आपकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, इन डेंसिटी देयर इज अ फीलिंग ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस वाइल क्राउडनेस इज फीलिंग इज मच लेस। अब देखो, डेंसिटी और क्राउडिंग के बीच का फ़र्क समझो। कोई चीज़ बहुत डेंस है, डेंस मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग ऑफ वननेस आती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में क्या फीलिंग ऑफ वननेस आएगी? नहीं। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में भले अगर 4 से 5 या 6 लोग भी रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक फीलिंग ऑफ वननेस रहती है, एक अपनापन सा रहता है। लेकिन अगर आप मार्केट में चले जाओ, ठीक है, और मार्केट में इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, तो वहाँ पे आपको अपनापन फील नहीं होगा, वहाँ पे आपको इरिटेटेड ही फील होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना। और वैसे ये पूछा नहीं जाता है और इसका डिफरेंस नहीं पूछा जाता है, आपको बस इतना पूछ लेंगे कि हाउ डज क्राउडिंग और डेंसिटी इफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन एनवायरनमेंट। ये हमने देखा कि एनवायरनमेंट कैसे हमें इफेक्ट करता है, कि एयर और नॉइस और पीपल कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एनवायरनमेंट को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एकदम घिस दिया है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो बस यही है। सबसे पहला है द मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इसके ऊपर का जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसे रीड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उसमें बस इतना ही लिखा गया है कि हमें छोटे छोटे एफर्ट्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को सही कर सकें। एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस यही सब लिखा हुआ है। सबसे पहला है मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, पर लिखोगे तब जब पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाता। बस ये पैराग्राफ इतना ही बोल रहा है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हवा, पानी, खाना, फ्यूल, इसे बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और विथ टाइम ये डिग्रेडिंग है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। तो हमें उसे बहुत ध्यान से और संभाल के इसे यूज़ करना चाहिए। हमारे एक्शंस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आर एक्शंस विच गो अगेंस्ट द एनवायरनमेंट क्रिएट अ थ्रेट फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। मतलब अगर हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में काम करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, तो हम अपने ही एग्जिस्टेंस पर, अपने ही जीवन पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बस ये इतना ही बोल रहा है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, सो यू कैन स्किप इट आउट। इसके बाद है वेस्ट एंड गार्बेज। ये भी बहुत कॉमन सा टॉपिक है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। कि ऐसा बता रहे हैं कि हम किस किस तरह से वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि कहीं पे भी पानी के गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे मच्छर जम जा रहे हैं, कहीं पे भी हम थूक देते हैं, कहीं पे भी हम यूरिनेट कर देते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, पानी को बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हम कचरा यूज़ कर रहे हैं। फिर हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चीज़ों को रिसाइकल नहीं करते हैं, और अगर एक बार चीज़ कोई ख़त्म हो गई तो वी थ्रो इट आउट। बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो एक बार आप ये रीड कर लेना, ये काफ़ी ईजी है और अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो यार। ठीक है, कि आप कैसे कैसे कचरा कर रहे हो, उसके इसमें से बस 4 नहीं 6 पॉइंट याद कर लेना, 6 से 7 पॉइंट, इट वुड बी इनफ। ठीक है, और अगर ज़्यादा मार्कर में पूछा जाता है तो आप इसका सोल्यूशन भी लिख सकते हो।
सो ये हो गया वेस्ट एंड गार्बेज। इसके बाद है अटेम्प्ट टू सेव एनवायरनमेंट। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सबसे पहला है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ वाला। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है? CFCs का फुल फॉर्म याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो है जो हम अपने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में यूज़ करते हैं। और इसके बाद है हमारी ओजोन गैस के बारे में हमें बताया गया है। सो द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकती, ये हमें एज एन इंडिविजुअल भी हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस पर। सिंस 1917 सोशल साइंटिस्ट, मतलब जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जो एनवायरमेंट का बिहेवियर हम पर क्या पड़ता है उसे स्टडी करते हैं, और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट डाल रहे हैं अपने एनवायरमेंट को समझने का, उसे क्लीन करने का। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक हम लेके आए हैं, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आप उसे यूज़ करना रिड्यूस कर लो। ऐसी चीज़ें जो हैं जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती हैं, जो जल्दी से मिट्टी में मिल नहीं जाती हैं, और जो सालों साल चलती रहती हैं, आप उसे यूज़ करना कम कर दीजिए। चीज़ों को रीयूज़ में डालिए। रीयूज़ में मतलब अगर कोई चीज़ टूट गई है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर ले। अगर आप कुछ प्लास्टिक की बॉटल लेके आए हैं और अब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो गया है, तो अब उस बॉटल को फेंकने की बजाय हम उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसका रीयूज़ करें और चीज़ों को रिसाइकिल करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टूट गई है, ठीक है, और आपके काम नहीं आ रही है, तो आप उसे फैक्ट्रीज़ में वापस से लौटा दीजिए, जहाँ पे वो उसे वापस से बनाकर उसमें से ही कोई नई चीज़ बना ले, ताकि हमारा वेस्ट कम हो जाए। तो ये चीज़ याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में पहले यूज़ होता था। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में यूज़ होता था, ये गैस यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि ये ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर देती है। ओजोन लेयर क्या होती है, देखो बेसिक से समझाती हूँ। हमारे अर्थ के आसपास ना एक ऐसी गैस बनी हुई है, एक ओजोन गैस बनी हुई है, जो सनलाइट जो आती है, डायरेक्ट सनलाइट, उसको अब्जॉर्ब करती है और उसको फिल्टर कर कर जो अच्छी लाइट्स है हमारे लिए उसे ही आने देती है, ठीक है। अब क्यों फिल्टर करती है? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर हमारे ऊपर आएगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, और डायरेक्ट सनलाइट हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो हम ओजोन लेयर हमारी सनलाइट को फिल्टर करके हमारे पास भेजती है। लेकिन अब वो जो ओजोन लेयर है, जहाँ पे ओजोन गैस है, उस लेयर के अंदर होल पड़ गए हैं, उस लेयर के अंदर खड्डे पड़ गए हैं ड्यू टू दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो अब हमें उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो रहा है, और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कम करना है। 50 नेशन हैव स्टॉप्ड द यूज़ ऑफ CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस होती है, बट अभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं जगह पे यूज़ होता है, तो हमें उसे भी कम करना है। और इसकी वजह हमारा जो ओजोन लेयर में जो होल आ गया है, उसे अभी भरने में और भी 50 से 100 साल लग सकते हैं। और वो 100 साल में कब भरेगी? जब हम ये CFC का यूज़ कम करेंगे। लेकिन हम तो विथ टाइम ऐसी गैसेस का यूज़ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ों को कम करना है। गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेती है, और अब हमें भी एज एन इंडिविजुअल अपना थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। यहाँ पे एक मिशन का नाम दिया गया है, दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान। ये मिशन आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा जब भी पूछा जाता है, और हमें पब्लिक को अवेयर करना है। और ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि कैसे आप पोल्यूशन कम कर सकते हैं, आप उसको इस आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद दे आर द 2 वेज टू सेव एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल सॉल्यूशन एंड ग्लोबल सॉल्यूशन। बिहेवियरल सॉल्यूशन में आता है कि हम एज एन इंडिविजुअल ऐसे कौन कौन से बिहेवियर अपनाएं जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। सबसे पहला है वॉल्यूंटरली सिंप्लिसिटी। इसमें ऐसा बताया गया है कि चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करो। जैसे कि अगर लाइट है तो जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये बताया गया है वॉल्यूंटरली सिंप्लिसिटी में। अ कंटेंटेड मैन इज ऑलवेज हैप्पी, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। कंटेंटेड मतलब एक संतुष्ट आदमी, मतलब उसको जितना मिला है ना उसमें वो खुश है, ठीक है। वो हर चीज़ की ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहता है वो। तो चीज़ें जितनी मिली हैं उसे ध्यान से यूज़ करो, संभाल के यूज़ करो। वॉलंटरी सिंप्लिसिटी में यही है। इनकरेजिंग कॉन्क्रीट एक्शन में ऐसा बताया गया है कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालने हैं, ठीक है। एज एन कम्युनिटी की तरफ से आपको एफर्ट डालने हैं, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन कम हो। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, हर जगह बस एक्टिवा लेके निकल जाते हो, ऐसा मत किया करो। उसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा जाता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो।
हो सकता है अगर छोटे डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो चल के जाओ, ठीक है, या तो साइकिल्स का यूज़ करो। तो ऐसे आपको कुछ कुछ छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। इसके बाद है प्रोवाइडिंग बिहेवियरल नॉर्म। इसमें सबसे पहले बात की गई है कि आपको ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं, आपको इन द सेंस गवर्नमेंट को ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो। इसके बाद बात की गई है पीओसी करवाना पड़ता है ना गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो वो सर्टिफिकेट का हमें थोड़ा उसकी कंपलसरी कर देना चाहिए। इसके बाद है ऐसी चीज़ें जिसमें से लीड एक सब्सटेंस होता है, लेड बोलते हैं उसे, आई थिंक लीड बोलते हैं लेड बोलते हैं, वो तुम गूगल कर लेना, LEAD स्पेलिंग। और ये एक सब्सटेंस होता है, अगर ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें से लेड का या लीड का एमिशन हो रहा है तो उसे भी आपको स्टॉप करना है। CNG पर आ जाओ। CNG इज़ ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारे फुल फॉर्म याद रखना है, MCQ में पूछ सकते हैं आपको। ये जो हम चीज़ें जला देते हैं, कचरा जला देते हैं, ये सब नहीं करना है। डिकम्पोजिंग पे आओ। इलेक्ट्रिक कार्स पे हमें अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक कार्स पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एज एन ग्रुप भी आपको बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि कहीं कोई क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर है, अगर कोई कंस्ट्रक्टर है वो अननेसेसरी पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आपको जाके उन्हें स्टॉप करना होगा, उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में बताना होगा। बहुत सारे ऐसे कोर्ट में लोग केस फाइल करते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप एक्शंस ले सकते हैं। बहुत सारी PIL साइन होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आपका होमवर्क है कि आप जाके समझेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। वैसे ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, ये पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि ये जब केस में हम कोर्ट फाइल करते हैं, तो जब कोई ऐसा इंसान अगर पब्लिक के बिहाफ पर, अगर लोगों के बिहाफ पर अगर कोई इंसान कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, तो उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आप पहले उसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, किसी वीडियो में देख लेना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग कोर्ट में केसेस भी फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL भी फाइल करते हैं। और ये सारे एफर्ट्स हैं। सबसे पहला कम यूज़ करो, दूसरा है थोड़े से अपने एक्शंस सुधारो, तीसरा है कि नॉर्म्स यानी कि रूल्स, तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करो, और चौथा है ग्रुप एक्टिविटीज़ करो, जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोर्ट लेवल पर भी जा सकते हैं। इसके बाद है ग्लोबल सॉल्यूशन यानी कि पूरी दुनिया क्या ऐसा काम कर रही है। तो सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो मैंने आपको बताया। रिड्यूस यानी कि चीज़ों को कम से कम यूज़ करो, रीयूज़ करो, उसे वापस से यूज़ में लाओ, और रिसाइकल करो, उसे फैक्ट्रीज़ में दे दो ताकि उसी में से कोई हम नई चीज़ बना सकें। इसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व करना यानी किसी चीज़ को बचा के रखना, तो आपको किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अब पता है क्या हो रहा है कि डेवलप्ड मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं, उन दोनों में एक फाइट चलती रहती है। डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज कहती है कि नहीं, तुम जो अभी अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, जो इंडस्ट्रीज बना रहे हो, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करती रहती हैं, और इसकी वजह से एक मिडल वे नहीं निकल पा रहा है अभी तक। तो ये जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को दोनों को साथ में मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना होगा। अब यहाँ पे USA की बात की गई है, ये इसमें ऐसा बोल रहा है कि USA जो है वो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेकर बैठा है, क्योंकि इट इज़ अ बिग कंट्री और उसमें बिग लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं। सो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक हाथ में चले गए हैं, एक सेंटर में चले गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये है एनर्जी कंजर्वेशन, और उसका ओवर यूज़ नहीं करना है। तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन जहाँ तक मेरा मानना है वो कम पूछा जाता है, बट आप इसको स्किप मत कर देना, इसे पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो पैराग्राफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ गया है। सबसे पहले उसका रीज़न बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हुआ, इसके बाद बता रहे हैं कि वो किस किस कंडीशंस में हुआ, और इसके बाद उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप चाहो ना तो नेट पे जाके सर्च करना ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टिम्युलेशन, ये वर्ड याद रखना है, स्टिम्युलेशन, ठीक है। तो आपको वो एकदम ग्राफिक के तौर पे एकदम ऐसे क्या बोलते हैं,
तो मुझे वर्ड्स याद नहीं आते, एकदम आपको एज एन इमेज, एज एन कार्टून वो पूरा समझा देंगे, एनिमेटेड फॉर्म में समझा देंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब मैं बोल के समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, तो आप एक बार उसे देख लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट एनिमेटेड भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। ओके तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि ऐसी जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसेज का अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, अब क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है तो बर्फ़ पिघलने लग रही है, बर्फ़ पिघल रही है तो वाटर लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल बढ़ गया है तो फ्लड जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि पूरे के पूरे पानी में डूब चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एंटी एनवायरमेंटल बिहेवियर क्या होता है, ऐसा बिहेवियर जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में है, जैसे कि हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इतना बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट कर देना, जो हम ये फॉरेस्ट को पूरे फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, इतना कोल जला रहे हैं, फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद एरोजोल कैंस का हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहते हैं, तो वो ग्लेशियर अब सारे पिघल रहे हैं, उसकी वजह से पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस भी हैं। मालदीव्स के बहुत सारे आइलैंड जो हैं अब तो वो पूरे के पूरे पानी में डूब गए हैं, तो पहले मालदीव्स घूम के आ जाना, पता चला पूरा मालदीव्स ही डूब गया। ठीक है, तो जल्दी से टिकट करवा लो। सो दिस चेंजेस इन द क्लाइमेट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों गैसेज के नाम याद रखना। जब ये गैसेज एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलो, trend the big glacier will melt and in turn will bring the sea water level high and some coast areas will have a severe flood। इतना समझ आ गया। हमारे अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है कि 2100 तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका होगा, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, हमारी गाड़ियों में एक अच्छे फ्यूल का यूज़ करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम करना है, हमें एक अच्छे स्टेप्स लेने हैं, और ये तो आप अपने बनाकर भी लिख सकते हो। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें सीवियर एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी लाइफस्टाइल ख़राब हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप बना के लिख लेना कि पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 एकदम छुटकू सा चैप्टर है, वो भी वन शॉर्ट वीडियो में 30 मिनट्स में पूरा हो जाएगा, और 10 चैप्टर तो सिर्फ 10 मिनट का काम है 10 चैप्टर पढ़ना। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, और नहीं समझ आया तो अपने डाउट्स बताओ मुझे क्या है। सो बाय बाय।